नमस्कार। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि मोर सर्कल को कैसे प्लॉट करते हैं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। तो मेरे पास एक 2D स्ट्रेस स्टेट है जहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस मार्क कर दिए एक्स और वाई। तो हम जब प्लॉट करेंगे तो हम प्लॉट करेंगे सिग्मा जो है नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और टाउ जो है हम वो वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक यूनिट है वो 10 MPa है। मैंने बोला था कि जो लेंथ है वो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस कैसे है। तो ये जो ए प्लेन है मेरा, तो ए प्लेन पे 80 MPa है, पर 80 MPa क्या है? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है, क्योंकि अगेंस्ट इस प्लेन के एक्ट कर रहा है, अगेंस्ट ये प्लेन का जो नॉर्मल है उसके अगेंस्ट एक्ट कर रहा है। तो ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा, तो ये आ जाएगा मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। और ये जो 25 MPa ये शेयर स्ट्रेस है। ये शेयर स्ट्रेस किस डायरेक्शन में आना चाहिए? ये जो मेरा शेयर स्ट्रेस है ये इस एलिमेंट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आएगा। सिमिलरली ये जो पॉइंट बी है और प्लेन बी है जो ए से 90 डिग्री अपार्ट है, तो ये जो पॉइंट है ये स्ट्रेस है, ये मेरा टेंसाइल स्ट्रेस है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा। और ये जो स्ट्रेस है ये स्ट्रेस मेरा इसको रोटेट कर रहा है इस एलिमेंट को, यानी ये टाउ वाई एक्स होगा, ये रोटेट कर रहा है मेरे एलिमेंट को काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये निगेटिव वाई डायरेक्शन में आएगा। तो हम इसको प्लॉट करते हैं। पॉइंट ए आ जाएगा मेरा -80 जो निगेटिव साइड पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है इसलिए नॉर्मल स्ट्रेस, और जो शेयर स्ट्रेस है इस प्लेन पे एक्ट कर रहा है वो इस एलिमेंट को रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लॉट किए। और मेरा पॉइंट बी है जो टेंसाइल स्ट्रेस है, तो इसलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आया। और ये जो स्ट्रेस है 25 MPa ये रोटेट कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, तो इसलिए हम इसको प्लॉट करेंगे निगेटिव वाई डायरेक्शन पे। हमने देखा था हम इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्रीज अपार्ट है, तो मोर सर्कल पे 180 डिग्रीज अपार्ट करेंगे। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये मेरा हो जाएगा सेंटर ऑफ मोर सर्कल, और इसकी वैल्यू आएगी -15 ये आप यहाँ से लेंथ मेजर कर सकते हैं ओरिजिन से। हम जब मेजर करेंगे सारी लेंथ सब ओरिजिन से ही मेजर करेंगे, तो ये आ जाएगा -15। और अभी हमें सेंटर पता है, हम ये रेडियस निकाल सकते हैं और रेडियस से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास ये सर्कल आ जाएगा। जब हमारे पास सर्कल आएगा तो अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल प्लेन्स कहाँ पे हैं। तो मार्क करते हैं ये 2 पॉइंट्स। प्रिंसिपल प्लेन्स यानी क्या होता है? जहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है, हमने देखा था। तो और ये जो स्ट्रेस होगा ये मेरा सिग्मा 1 हो जाएगा क्योंकि अरिथमेटिकली बड़ा है, और ये सिग्मा 2 हो जाएगा क्योंकि अरिथमेटिकली ये छोटा है। तो ये सिग्मा 1 हो गया, ये सिग्मा 2 हो जाएगा। अभी इनका लोकेशन देखते हैं प्लेन ए से किस तरफ है। तो पहले सिग्मा 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। सिग्मा 1 की वैल्यू है 54.6। अगर मेजर करेंगे लेंथ यहाँ से ओरिजिन से तो ये 54.6 आ जाएगा, और ये मेजर करेंगे तो ये आ जाएगा -84.6। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर मैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस को ऐसे लिखता हूँ, जैसे हम ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस हमने निकाला था 80 जो निगेटिव है, और ये अगर हम नोटेशन देखेंगे ये स्ट्रेस जो है ये 25 है, ये किस डायरेक्शन में है? ये पॉजिटिव एक्स प्लेन पे है, और पॉजिटिव एक्स प्लेन और निगेटिव वाई डायरेक्शन के तरफ है। तो ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो जाएगा -25 यहाँ पे, और ये दोनों समान होते हैं तो इसलिए -25 ये मेरा आ जाएगा। ये मेरा स्टेट ऑफ स्ट्रेस है ये एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को, हमने बोला था कि नॉर्मल स्ट्रेसेस का समेशन हमेशा इनवेरिएंट होता है, हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 30। और हम सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 को भी ऐड करके देखेंगे तो इसका भी सम आना चाहिए 30। आप चेक कर सकते हैं, तो ये 30 MPa आ रहा है। तो हम यहाँ से भी हमारा आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं कि समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस रिमेन्स इनवेरिएंट। तो अभी हम इनका लोकेशन देखते हैं। तो ए को मैं 0 डिग्री मान रहा हूँ, तो ये मेरा रेफरेंस प्लेन है ए। अभी सिग्मा 2 के लिए मुझे किस डायरेक्शन में मूव होना है? सिग्मा 2 के लिए मुझे मूव होना है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये जो एंगल होगा ये होगा मेरा 2 थीटा, और ये जो एंगल मैंने मेजर किया ये 21 डिग्री हो गया। तो ये मोर सर्कल पे तो 21 डिग्री है,
एक्चुअली ये इसका आधा रहेगा जब हम फिजिकली इसको प्लॉट करेंगे। सिमिलरली अगर ये एंगल देखें दूसरे प्रिंसिपल प्लेन का, यहाँ पे पॉइंट ए से या प्लेन ए से, तो ये 2θ1 आ रहा है मेरा 201 डिग्री, तो एक्चुअली ये रहेगा इससे आधा। तो हम जब प्रिंसिपल प्लेन्स प्लॉट करेंगे तो इस पे हम देखेंगे ये जो प्लेन है मेरा सिग्मा 2 पहले मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ये किस डायरेक्शन में मूव है, ये मेरा मूव है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये मेरा रेफरेंस प्लेन्स था एक्स और वाई, और मैं इस डायरेक्शन में मूव करूँगा काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा 10.5 डिग्रीज, क्योंकि यहाँ पे 21 है, इसका आधा आ जाएगा 10.5 डिग्रीज। और यहाँ पे जो स्ट्रेस लग रही है वो है 84.6 जो कि कॉम्प्रेसिव है, तो मैं इस डायरेक्शन से उसको यानी प्लेन के अगेंस्ट उसको मार्क करूँगा। अगर हम देखेंगे ये जो सिग्मा 1 प्लेन है वो कितना डिग्री अपार्ट है, ये यहाँ पे मोर्स सर्कल पे 201 डिग्री अपार्ट है, तो ये इसका आधा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 105 डिग्रीज। और ये जो स्ट्रेस यहाँ पे लग रही है ये टेंसाइल स्ट्रेस है जो 54.6 है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे कोई शेयर स्ट्रेस नहीं है, तो ये मेरा एलिमेंट हो गया जो जहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल एलिमेंट है, जो यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल प्लेन्स दिखाए जहाँ पे शेयर स्ट्रेस 0 है। तो ये हो गया मेरा प्रिंसिपल प्लेन्स। अभी हम देखते हैं कि शेयर स्ट्रेस, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर, ये भी देखते हैं। तो ये मैंने प्रिंसिपल प्लेन्स प्लॉट किए, और जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मैक्सिमम शेयर मुझे ये मिलेगा, तो और या इस साइड पे मिल सकता है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, जो रेडियस रहेगी मेरी। तो रेडियस मैंने देखा था, रेडियस हमने देखा था, रेडियस क्या होनी चाहिए, इसको लिख लेते हैं हम। रेडियस आएगी मेरी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, ये हो जाएगा मेरा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 69.6, ये मेरा टाउ मैक्स होगा। इसको भी लिख लेते हैं, ये टाउ मैक्स मेरा रेडियस के बराबर रहेगा। और यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस भी रहेगा। नॉर्मल स्ट्रेस क्या आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आएगी मेरी -15 आनी चाहिए। तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्योंकि सेंटर के बराबर रहेगी, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू भी -15 आनी चाहिए। तो अगर हम इसका लोकेशन देखते हैं, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर पॉइंट ए से निकालते हैं, तो ये मेरा ये रेफरेंस पॉइंट है, तो मैं इसको किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये आ रहा है मेरा 69 डिग्रीज, ये मोर्स सर्कल पे आ रहा है, तो फिजिकली आएगा इसके आधा। या अब जब सिग्मा टाउ मैक्स हमने की बात करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा सिग्मा XX प्लस सिग्मा YY/2। तो ये भी वैल्यू आपको याद रखनी है कि जो सेंटर है मेरा मोर्स सर्कल का और टाउ मैक्स यानी प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर है, उसका जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू ये रहेगी हमेशा। तो ये आ जाएगी मेरी -15 69.6। और मैं अगर इसको प्लॉट करूँगा इस तरह से, तो ये जो मेरा x और y रेफरेंसेस है, तो मैं किस डायरेक्शन में मूव हो रहा हूँ, मैं मूव हो रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैं इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होऊंगा, तो ये यहाँ पे 69 डिग्रीज है, तो इसका आधा हो जाएगा 34.5 डिग्रीज। और यहाँ पे ये प्लेन मैंने ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना है 15, जो कि निगेटिव वैल्यू है, तो ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा। तो मैंने इस तरह से मार्क किया इसको -15 यानी अगेंस्ट दिस प्लेन। और शेयर स्ट्रेस जो हम देखेंगे ये है 69.6, तो ये शेयर स्ट्रेस मैं मार्क करूंगा इस डायरेक्शन पे। और जब हम देखेंगे ये प्लेन भी हम निकालेंगे, ये प्लेन अगर हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा ये प्लेन 55.5 डिग्रीज अपार्ट। तो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका डबल हो जाएगा। और यहाँ पे भी स्टेट ऑफ स्ट्रेस, मैं पीछे जाता हूँ, यहाँ पे भी स्टेट ऑफ स्ट्रेस आ जाएगा, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस आएगा यहाँ पे -15 और ये आ जाएगा -69.6। ठीक है, तो हमने जब देखा था अभी हम ये स्ट्रेस कैसे मार्क करते हैं देखते हैं। यहाँ पे शेयर स्ट्रेस जो है 69.6 है, और हमने देखा था कि जो पॉजिटिव है तो हम इसको क्लॉकवाइज नोशन से मार्क करते हैं। तो ये जो
स्ट्रेस है यहाँ पे, ये क्लॉकवाइज नोशन दे रहा है हमें, ये जो स्ट्रेस है तो, और या ये स्ट्रेस है, ये क्लॉकवाइज नोशन देगा, तो इसलिए हम इसका डायरेक्शन इस साइड रखेंगे और इसका डायरेक्शन उसके अपोजिट रहेगा। तो हम और एक चीज़ मैं यहाँ पे मार्क करना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी भी एलिमेंट को मार्क करते हैं 2D स्ट्रेस स्टेट में हम लिख रहे हैं, तो अगर मेरा शेयर स्ट्रेस इस डायरेक्शन में है तो दूसरा स्ट्रेस जो इसके प्लेन को परपेंडिकुलर है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, या वो एक तो इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में। ये इसलिए है क्योंकि अगर ये मेरा क्लॉकवाइज नोशन दे रहा है, ये काउंटर क्लॉकवाइज नोशन दे रहा है, ये मेरा क्लॉकवाइज नोशन देगा और ये मेरा काउंटर क्लॉकवाइज नोशन देगा, तो ये दोनों बैलेंस करने चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा देखना है कि ये मोमेंट शून्य होना चाहिए। इस हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, इसलिए इसका डायरेक्शंस हम इस तरह से ही मार्क करेंगे। तो ये जो हो गया मेरा मोर्स सर्कल, एक हमने सॉल्व प्रॉब्लम देखा। और इसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम देखेंगे तो मेरे पास ये प्रिंसिपल प्लेन्स है, तो अगर इसकी वैल्यू देखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे, तो यहाँ पे 54.6 है और यहाँ पे 84.6 है। तो हमें किसी भी प्लेन पे, अगर हम इस सर्कल पे कोई भी प्लेन अगर कंसिडर करेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड के बारे में अगर मैग्नीट्यूड ही देखेंगे हम सिर्फ, तो वो प्रिंसिपल प्लेन्स पे ही आती है। तो इसलिए प्रिंसिपल प्लेन्स हमेशा इम्पॉर्टेंट होते हैं। कुछ इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में हमें मैक्सिमम शेयर निकालना होता है, मैक्सिमम शेयर वैल्यू, इसलिए ये प्लेन्स जो है प्रिंसिपल प्लेन्स, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, माइनर प्रिंसिपल प्लेन और प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं कैलकुलेशंस में। ये सारी जो चीज़ें हमने की है, इक्वेशंस निकाले एनालिटिकली या मोर्स सर्कल निकाला, ये इन कंडीशंस को निकालने के लिए, प्रिंसिपल प्लेन्स और प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर। अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग कंडीशंस देखते हैं प्लेन स्ट्रेस के अराउंड। जैसे ये यूनिएक्सियल स्ट्रेस स्टेट है, जहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शन पे स्ट्रेस लगा हुआ है, इस प्लेन पे कोई स्ट्रेस नहीं लगा हुआ है। तो इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे मोर्स सर्कल के अराउंड? तो सिग्मा मेरा यहाँ पे 0 है इस प्लेन पे, तो ये 0 यहाँ पे आ गया, और ये जो स्ट्रेस है सिग्मा 1 है जो मैंने मार्क किया, और हम अभी इसको डायमीटर मान के इसका सर्कल निकाल सकते हैं। ये सर्कल इस तरह से आ जाएगा और प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर आ जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, और ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी मेरी सिग्मा 1/2। हमने देखा था कि इसकी रेडियस जो होगी सिग्मा 1 माइनस ये वैल्यू अपॉन 2, तो ये सिग्मा 1/2 हो जाएगी। और इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखेंगे तो ये सिग्मा 1/2 और सिग्मा 1/2 आने चाहिए। ये जो कंडीशन है ये हमारी यूनिएक्सियल स्ट्रेस स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्ट्रेस लग रहा है जो नॉर्मल स्ट्रेस है और एक ही डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा हमारा यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस स्टेट। एक बायएक्सियल देखते हैं जहाँ पे दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, और मान लेते हैं कि सिग्मा 1 मैग्नीट्यूड जो है दोनों का सेम है, ये टेंशन है ये कॉम्प्रेशन है, पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम इस तरह से प्लॉट करेंगे, अगर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है तो वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए कॉम्प्रेसिव वैल्यू, और टेंसाइल है तो ये पॉजिटिव साइड में आनी चाहिए। तो ये सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 है, तो इसलिए मैंने इसको सिग्मा 1 ही लिखा है। तो अब इस कंडीशन में हम देखेंगे कि प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर यहाँ पे है, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो 0 है। तो ये टाउ मैक्स की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा 1, जो कि रेडियस होनी चाहिए मेरे मोर्स सर्कल की, और ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0 सिग्मा 1। तो मुझे ये जो 0 है वो नॉर्मल स्ट्रेस है, यहाँ पे 0 है। तो इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को हम अगर एलिमेंट के थ्रू प्लॉट करेंगे तो मुझे इस तरह से एलिमेंट मिलना चाहिए, और इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को हम कहेंगे स्टेट ऑफ प्योर शेयर। तो अगर हम देखेंगे, हमने बोला भी था कि स्टेट ऑफ प्योर शेयर मेरा, अगर ये मेरा रेफरेंस एक्सिस है x और y, तो ये जो प्लेन्स है मेरे, और मैं देखूंगा ये जो प्लेन्स है x डैश y डैश स्टेट ऑफ प्योर शेयर, ये हमेशा 45 डिग्री होने चाहिए। तो ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये 45 डिग्री होगा। और एक स्पेशल कंडीशन हम देखते हैं, इस केस में दोनों कॉम्प्रेसिव है और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो हम देखेंगे कि
अगर हम प्लॉट करेंगे इसको तो सिग्मा 2 आ जाएगा नेगेटिव साइड पे, सिग्मा 1 भी नेगेटिव साइड पे, और दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो इसको मान के चलता हूँ इस मैग्नीट्यूड को मैं -p। तो ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे हमें सर्कल नहीं मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। ये जो कंडीशन है एक स्पेशल कंडीशन है, इसको कहते हैं हम स्टेट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये कंडीशन तब अराइज होती है जैसे कोई भी मटेरियल है वो पानी में सबमर्ज्ड है, यानी डूबा हुआ है, तो उसके फेस पे अगर कोई हम एक एलिमेंट लेंगे तो एक उसके जो इन्फिनिटेसिमल क्यूब जो होगा, वो क्यूब के जो फेसेस होंगे उस पर सेम प्रेशर पड़ेगा, वो कॉम्प्रेसिव रहेगा। तो इसलिए इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टेट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे दोनों स्टेट्स का, स्टेट ऑफ प्योर शेयर, स्टेट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हमारे फ्यूचर हमारे भविष्य के एनालिसिस में। तो प्लेन स्ट्रेस हमने अभी तक बात की, तो ये कहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे कि प्लेन स्ट्रेस, मैंने बताया था कि प्लेन स्ट्रेस तब भी आता है कि अगर मेरा मटेरियल है, जो भी कंपोनेंट है, उसमें लेंथ विड्थ बहुत बड़ी है थिकनेस की तुलना में, तो थिकनेस बहुत स्मॉल है यहाँ पे। तो ये आ जाए, ये एक ऐसी कंडीशन हमें इसी, अगर डायमेंशन ऐसे हैं हमारे कंपोनेंट के, तो हमें स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस मिलता है। तो हम देखेंगे कि हमारे ये कुछ कैंस है कोल्ड ड्रिंक्स के, तो यहाँ पे हम देखेंगे लेंथ और विड्थ इसकी बड़ी होती है पर थिकनेस कम होता है, और ये प्रेशराइज्ड है, तो हम देखेंगे कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस यहाँ पे 2D स्टेट होगा या प्लेन स्ट्रेस होगा। ये जैसे फ्यूजेलाज है, जैसे एरोप्लेन की जो बॉडी है इसको हम फ्यूजेलाज कहते हैं। फ्यूजेलाज में भी हमें स्टेट ऑफ स्ट्रेस 2D स्टेट मिलेगा। ये कुछ ऑयल रिफाइनरीज में जो पाइप्स होती है जहाँ पे थिकनेस बहुत कम होती है, हमारा LPG सिलेंडर होता है, या इस LPG सिलेंडर के अगर बॉडी हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस मेरी इस डायरेक्शन से होगी, थिकनेस डायरेक्शन पे स्ट्रेस नहीं होगा, तो इसको हम 2D स्टेट कहते हैं। इसलिए 2D स्टेट को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मैंने बताया था कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस में हमें मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस मैक्सिमम जो होता है, और मैंने बोला था कि वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस प्रिंसिपल प्लेन्स पे मिलता है। तो प्रिंसिपल प्लेन्स हमने निकाले थे मोर सर्कल को कंस्ट्रक्ट करके, अब हम निकालेंगे एनालिटिकल वे से या आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर से। तो इसको थोड़ा समझते हैं। तो ये एक थोड़ा ऑल्टरनेट वे है सोचने का। तो मान चलते हैं हमारे पास एक 2D स्टेट है, सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 2 1 और सिग्मा 2 2। तो ये जो स्टेट है हमारे पास, ये सिमेट्रिक है, क्योंकि सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 1, यानी जो ऑफ डायगोनल कंपोनेंट्स है वो इक्वल है, तो इसलिए सिमेट्रिक स्टेट है। और इससे हमें प्रिंसिपल स्टेट निकालनी है। तो हम मान चलते हैं कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और हम इसको जब रोटेट करेंगे किसी एलिमेंट को ढूंढेंगे कि जी एक एलिमेंट जो थीटा डिग्री अपार्ट है, जहाँ पे सिर्फ हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेसेस है, यानी सिर्फ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस अप्लाई हो रहे हैं। तो ये स्टेट हमें कुछ रोटेशन के बाद मिलती है। तो ये मान लेंगे हमारे पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो मेरे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है। और जब हम इसको फाइंड करेंगे तो ये, अगर इसको मैट्रिक्स मानेंगे तो ये जो तरीका है, जैसे हम सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को हम ज़ीरो कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स अलजेब्रा में। तो ये अगर सिमेट्रिक है, जब हमने बात की थी कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस हमारी सिमेट्रिक होती है, तो अगर ये सिमेट्रिक है तो ये जो वैल्यूज़ जो मिलेगी हमें, ये हमें रियल वैल्यूज़ मिलेगी। तो अगर हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो डायगोनल वैल्यूज जो होगी वो रियल होगी, और स्ट्रेस मैट्रिक्स अगर रियल है तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू भी हमें वो रियल होनी चाहिए। तो हम लीनियर अलजेब्रा, ये मैट्रिक्स अलजेब्रा में इसको, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको कहते हैं कि फाइंडिंग आउट आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर से आपने पढ़ा होगा। तो अभी तक आपने जान लिया होगा जो आइगन वैल्यूज है ये हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है। तो हम इसको
किस तरह से निकालेंगे, और जो आइगन वेक्टर्स है वो हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का प्लेन डिटरमाइन करेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है, मैंने स्ट्रेस मैट्रिक्स है, इसको कंसिडर किया है, सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 2 1 और सिग्मा 2 2, और आइगन वेक्टर्स को मैंने इस तरह से नोट कर दिया, V1 और V2। तो ये V1 और V2 मेरे प्रिंसिपल प्लेन्स जो है उनका लोकेशन बताएंगे। हम इसको देखेंगे भी, एक सॉल्व एग्जांपल भी हम देखेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो एक मैट्रिक्स इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स इक्वेशन इस तरह से लिखा जाता है, जो ये स्ट्रेस मैट्रिक्स है और इसका मल्टीप्लिकेशन आइगन वेक्टर के साथ, और एक यहाँ पे वैल्यू आएगी, ये जो है आइगन वैल्यूज़ है, और उसका मल्टीप्लिकेशन हमारे आइगन वेक्टर के साथ, ये जो हो गया हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन। जब हम इस मैट्रिक्स इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस है, पर ये जो वैल्यू है ये जस्ट एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाइड है, तो ये स्केलर प्रोडक्ट है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको और मैट्रिक्स तरीके से लिखना पड़ेगा। तो हम इस तरह से लिखते हैं इसको, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे 1 0 0 1 होगा, और अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँ और मैं V को कॉमन निकालूँ, यहाँ पे ये जो 0 है ये मेरा नल मैट्रिक्स है, और V को जब मैंने कॉमन निकाला तो मेरे पास ये आइडेंटिटी रहती है। तब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दो ही चीज़ों से हो सकता है, एक तो मेरा V शून्य हो सकता है, या जो ये मैट्रिक्स है या ये जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ये शून्य हो सकता है। तो हमने देखा था कि हमारा जो स्ट्रेस मैट्रिक्स है ये रियल है, तो ये प्रिंसिपल जो वैल्यूज़ आएंगे, आइगन वैल्यूज़ जो आएगी वो भी रियल होनी चाहिए। तो ये एक सॉल्यूशन है या एक सॉल्यूशन है, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि हमारे पास रियल वैल्यूज़ आनी चाहिए, तो हम इसको कंसिडर करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब लैम्बडा आए को हम लिखेंगे, तो अगर लैम्बडा को मैं इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास ये आ जाएगा, और मैं स्टेट से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास ये मैट्रिक्स का इक्वेशन आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जस्ट मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इसलिए क्योंकि इसका पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो अगर आपको याद करेंगे, ये मेरे पास सिंपल है, ax² प्लस bx प्लस c, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स ऐसे आने चाहिए, x इक्वल टू प्लस माइनस b² अपॉन 4ac अपॉन 2a। तो ये मैं जानता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये सॉल्यूशन मिलेगा, जो लैम्बडा रहेगी ये मेरी आइगन वैल्यू रहेगी। और मैंने बोला था इसके दो वैल्यूज़ रहेगी, एक इसको ये वैल्यू को हम प्लस करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी लैम्बडा 1, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगी लैम्बडा 2। तो मेरे पास दो आइगन वैल्यूज़ आएगी। अगर हम देखेंगे अच्छी तरीके से और इसको मोर सर्कल के साथ कंपेयर करेंगे तो ये जो वैल्यू थी ये मेरा सेंटर रहेगा मोर सर्कल का, और ये जो वैल्यू थी ये मेरा रेडियस रहेगा मोर सर्कल का। तो अगर हम देखेंगे, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ, मैं अगर मोर सर्कल ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, तो ये सिग्मा है, ये टाउ है, तो सेंटर जो वैल्यू रहेगी वो मेरी h0 रहेगी। ये h वैल्यू यहाँ पे लिखी है, और ये जो रेडियस रहेगी ये रहेगी मेरी ये वैल्यू। तो अगर हम वैल्यूज़ निकालेंगे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की, तो ये मेरा सिग्मा 1 हो गया, ये सिग्मा 2 हो गया। अगर हम देखेंगे तो ये इक्वेशन, ये आइगन वैल्यूज़ ये इसी को बोल रही है कि अगर सेंटर से मैं ऐड कर दूंगा रेडियस तो मुझे एक प्रिंसिपल प्लेन मिलेगा, और सेंटर से मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे दूसरा प्रिंसिपल प्लेन मिलेगा। अगर हम देखेंगे इस इक्वेशन को तो ये जो वैल्यू है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 2, ये एक इन्वेरिएंट वैल्यू है। अगर मैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस फिर से लिख देता हूँ आपके लिए, हमने ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंसिडर किया था, सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 1 2, इसको मैं इसके लिए सेम लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं, सिग्मा 1 1 और सिग्मा 1 2 यहाँ पे हमने मार्क किया। तो अगर हम देखेंगे ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस हमने लिया था, ये जो पहला इन्वेरिएंट है जो मैं बोल रहा हूँ, ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 2, ये समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस है। तो
ये जो समेशन है इसको हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं, ट्रेस भी कहते हैं इसको। और ये जो आप वैल्यू देखेंगे, ये जो दूसरा इन्वेरिएंट है, तो ये है हमारा डिटर्मिनेंट। अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे इस मैट्रिक्स का तो ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्ट्रेस मैट्रिक्स। तो हमें दो इन्वेरिएंट्स मिलते हैं, 2 इन्वेरिएंट्स, क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं 2D स्ट्रेस स्टेट, इसलिए हमें 2 इन्वेरिएंट्स मिलते हैं। जब हम 3D स्ट्रेस स्टेट कंसिडर करेंगे तो हमें 3 इन्वेरिएंट्स मिलेंगे, ये हम आगे देखेंगे। तो ये हो गया मेरा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यूज़ हम लैम्बडा से निकाल सकते हैं। और जब हम लैम्बडा को इस इक्वेशन में रखेंगे, ये इक्वेशन में रखेंगे, तो हमें आइगन वेक्टर्स मिलेगी। एक सॉल्व प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारे पास एक स्ट्रेस स्टेट है, तो इस स्ट्रेस स्टेट को हम पहले लिख लेते हैं। तो हम इसको लिखेंगे सिग्मा 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 और सिग्मा 2 2। तो इसको मैं इस तरह से मार्क कर लेता हूँ, ये मेरी 1 डायरेक्शन है, ये 2 डायरेक्शन है। तो सिग्मा 1 1 मेरा 150 है, ये टेंसाइल है, पॉजिटिव है, तो इसको मैं पॉजिटिव से मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे एक गलती है, तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये मेरा सिग्मा 1 2 है, क्योंकि मेरे प्लेन 1 पे एक्ट कर रहा है और अलॉन्ग 2 डायरेक्शन एक्ट हो रहा है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको 43 लिखा है। और सिमिलरली ये 43 है, तो ये भी 43 हो जाएगी। और ये पॉजिटिव स्ट्रेस है जो प्लेन 2 पे लग रहा है, तो ये 75 हो जाए, जो सिग्मा 2 2 की वैल्यू है। तो मेरा स्ट्रेस मैट्रिक्स हो गया इस तरह से। और अभी हम देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमने ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, जहाँ पे लैम्बडा मुझे आइगन वैल्यूज़ देगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये आइडेंटिटी मिल जाएगी। और हम रूट्स निकालेंगे, जो हमने देखा था कि अगर हम डायरेक्ट इसके रूट्स निकालते तो हमें ये इक्वेशन से हम इसके रूट्स निकालेंगे। हम ये वैल्यूज पुट कर देते सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 2 और सिग्मा 1 2 की, तो हमें लैम्बडा इस तरह से मिलेगा। और हम लैम्बडा निकालेंगे तो हमें मिलेगा ये 169.55, एक प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलेगा, दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलेगा हमें 55.45। ये जो यूनिट्स होंगे यहाँ पे स्ट्रेस के, ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को हम दे देंगे ये। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें ये इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन था, ये हमने देखा था, हमें प्रिंसिपल प्लेन्स के लोकेशन निकालने, तो हमें वेक्टर्स निकालने, आइगन वेक्टर्स निकालने। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में लैम्बडा की जगह लैम्बडा 1 रखेंगे, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। फिर से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये 2 इक्वेशंस मिलेंगे, v1 और v2 की तरह। अगर हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें ये 2 इक्वेशंस मिलेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें देखेंगे कि ये दोनों आइडेंटिकल इक्वेशंस हैं। तो हम एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं और इसमें एक v1 की वैल्यू मान लेते कि 5 है, और यहाँ पे 5 लिख देते, और v2 की वैल्यू निकालते, ये आएगी 2.27। अगर हम इक्वेशन 2 भी इस्तेमाल करते, अगर हम यहाँ पे 5 रखेंगे तो हमारे पास v2 की वैल्यू 2.27 ही आनी चाहिए। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अभी लैम्बडा में लैम्बडा की जगह हम लैम्बडा 2 की वैल्यू रखेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये जो आइडेंटिटी आएगी, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास और 2 इक्वेशंस आएंगे, v1 और v2 में। अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। अगर हम मान लेते हैं v1 की वैल्यू यहाँ पे हम 1 रखते हैं, तो हमारे पास v2 की वैल्यू आ जाएगी -2.19। तो आपको अगर v1 की वैल्यू यहाँ पे भी 1 रखते हैं चौथे इक्वेशन में, तो v2 की वैल्यू -2.19 आनी चाहिए। तो आप ये सॉल्व करके देख सकते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम प्रिंसिपल प्लेन्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमें ये कोऑर्डिनेट्स मार्क करने पड़ेंगे। जब हमने पहला प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू अगर रखी थी, तो हमारे पास v1 जब हमने 5 रखा था, v2 हमारे पास 2.27 आया, तो ये पॉइंट हम इसके करस्पॉन्डिंग मार्क कर लेंगे। जैसे हमने ये पॉइंट लाया था, v2 आया था, हमारे पास v1 आया था, तो हमने ये पॉइंट मार्क कर लिया। और इस पॉइंट से हमारे ओरिजिन से जो रेखा जाएगी, लाइन जाएगी, इसको हम मार्क करेंगे और इसको हम कहेंगे x1'। सिमिलरली हम ये दूसरी वैल्यू रखेंगे
V1 रखेंगे, V2 -2.19 आएगा, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा और ये लाइन हम खींच देंगे ओरिजिन से, तो ये हमारी आ जाएगी x2 डैश। तो अगर हमें प्रिंसिपल प्लेन्स का रोटेशन देखना है तो हमें सिर्फ ये एंगल्स अभी निकालने पड़ेंगे। ये हो जाएगा मेरा θ1 जो मेरे x1 से रोटेटेड है, और ये जो हो जाएगा दूसरा प्लेन, दूसरा प्रिंसिपल प्लेन, ये हो जाएगा मेरा θ2 जो x2 से रोटेटेड है। तो एक हमारा एक ऑल्टरनेट वे है निकालने का। तो अगर हम एलिमेंट ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट इस तरह से रहेगा, जो कि ये इस प्रिंसिपल जो आइगन वैल्यूज़ है, ये मेरी आइगन वैल्यूज़ हो गई, ये आइगन वेक्टर्स हो गए। तो आइगन वेक्टर्स को परपेंडिकुलर जो रहेगा वो मेरे प्रिंसिपल प्लेन्स की लोकेशन होगी। अगर हम इस तरह से एंगल अगर निकालेंगे, ये अगर एंगल अगर हम निकालेंगे तो हमें इसकी लोकेशन हम ज्योमेट्रिकली भी प्लॉट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि आइगन वैल्यूज़ से, आइगन वैल्यूज़ हमें दो आइगन वैल्यूज़ मिली क्योंकि हमारे पास 2D स्टेट था। तो ये दो आइगन वैल्यूज़ मिली λ1 और λ2, ये हमारी नथिंग बट हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है σ1 σ2। और आइगन वेक्टर्स हमने निकाले v1 v2, तो ये v1 v2 हमें बताएंगे कि लोकेशंस क्या है θ1 और θ2 विथ रिस्पेक्ट टू हमारा ओरिजिनल एक्सिस x1 या x2। तो ये यूटिलिटी होगी हमारी प्रिंसिपल प्लेन्स और प्रिंसिपल डायरेक्शंस निकालने की बेस्ड ऑन आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स। तो हमने एक सॉल्व प्रॉब्लम देखा था। अभी हम आगे बढ़ते हैं और एक प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ। तो लेट्स से हमारे पास दो प्लेट्स है और ये टूटी हुई प्लेट्स है और इसको हम अभी यहाँ पे वेल्ड करना चाहते हैं। तो इसको हम वेल्ड करेंगे तो इसको कहेंगे वेल्ड जॉइंट। ये किसी भी आर्बिट्री एंगल पे है, मान लीजिए 60 डिग्री पे है। तो ये 60 डिग्री पे हमने वेल्ड किया और अभी इस मेंबर को जो हमने ज्वाइन किया है, हम इसको एक स्ट्रेस देते हैं 200 MPa यूनिएक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस। ये हमेशा हम देखते हैं जब वेल्ड करते हैं किसी भी मेंबर को हम ज्वाइन करते हैं तो हम उसको लोड अप्लाई करते हैं। मान लीजिए सरल मेंबर है और इसको हम दोनों मेंबर्स को ज्वाइन करके एक यूनिएक्सियल स्ट्रेस दिया 200 MPa। अभी आपको फाइंड आउट करना है कि ये वेल्ड जॉइंट सस्टेन कर पाएगा इस स्ट्रेस को या नहीं, जबकि हमारी फ्रैक्चर स्ट्रेंथ दिया है 150 MPa। ठीक है, तो आपको देखना है कि ये वेल्ड जॉइंट पे 150 MPa पहुँचेगा, तब ये मेंबर्स अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अगर ये स्ट्रेस 150 MPa से नीचे है तो ये सस्टेन कर लेगा। तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक सिंपल सा हम इसको स्टेट ऑफ स्ट्रेस आपको डिफाइन करना है। मैंने एक यूनिएक्सियल स्ट्रेस दिया है, आपके पास 200 MPa है और एक एंगल है जो इससे 60 डिग्री है काउंटर क्लॉकवाइज। अभी आपको स्टेट ऑफ स्ट्रेस इस प्लेन पे निकालना है। जब स्टेट ऑफ स्ट्रेस इस प्लेन पे निकालोगे आप, तो आपके पास, मैं मान लेता हूँ ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस आता है आपके पास सिग्मा x डैश। ठीक है, ये एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस आ गया, एक शेयर स्ट्रेस भी आएगा आपके पास इसका। तो आप इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को जब निकालेंगे तो ये जो स्ट्रेस है ये आप देखेंगे अगर ये क्रॉस करता है 150 MPa से तो ये वेल्ड ब्रेक हो जाएगा। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, आपको सॉल्व करना है एज अ होमवर्क। एक दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये भी आप घर में सॉल्व कर सकते हैं। ये दिल्ली आयरन पिलर है जो कि हम कहते हैं रस्टलेस वंडर, यानी अभी तक इतने साल हो गए फिर भी ये रस्ट नहीं हुआ है। और इसके ऊपर काम किया हमारे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर आल बालासुब्रमण्यम थे, उन्होंने इस पे करोजन एस्पेक्ट पे काम किया है। तो ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि ये रस्ट लेस वंडर क्यों है। कुछ इंसाइट्स हमें प्रोफेसर बालासुब्रमण्यम ने दिए। ये हमारी धरोहर है, भारत की धरोहर है। तो अगर हम देखेंगे, अगर हमारे मैकेनिकल बिहेवियर कोर्स के लिए हम इसको कंसिडर करते हैं, इसकी हाइट जो है 7.21 है और डायमीटर है 0.406 मीटर और इसकी डेंसिटी अगर मान के चलते 7800 kg पर मीटर क्यूब, ये अगर डेंसिटी मान के चलते तो आपको क्या करना है, आपको जैसे अगर हम इस प्रॉब्लम को मैं इसलिए तरह से डिफाइन करता हूँ कि इसका जो वेट है ये एक्ट होगा इस पिलर पे और मैक्सिमम वेट ये एंड पे एक्ट होगा, इस पिलर का खुद का ही वेट। तो इसके वजह से क्या होगा, ये जो रिएक्शन आ रहा है ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और वेट का रिएक्शन इस डायरेक्शन में आएगा।
तो एक कॉम्प्रेसिव स्टेट यहाँ पे तैयार होगी इस पिलर में। तो और इसके वजह से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंस भी आएंगे। तो हमें फाइंड करना है कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लेट्स से टॉप से अब 3 मीटर पे क्या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है और क्या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंस है, ये हमें निकालनी है। तो हमें आप कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस निकालिए, हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंस निकालेंगे जब हम स्ट्रेंस के बारे में बात करेंगे। अभी आप कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस निकालिए। तो इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, एक हिंट दे रहा हूँ मैं कि आप देखेंगे कि ये जो वेट है ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया को नॉर्मल है। तो और ये जो वेट है अक्रॉस इट्स लेंथ, यानी इस लेंथ के अराउंड ये चेंज हो रहा है। तो अगर आप इसका एक फंक्शन निकालते हैं, अगर आपको वेट पता है तो आप वेट किसी भी इस पोजीशन पे वेट पता है, आपको 3 मीटर पे वेट पता है, तो आप इस पे फोर्स कितना लग रहा है ये निकाल सकते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया आप डायमीटर से निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं। जैसे स्ट्रेस निकालेगा तो आपको एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस मिलेगा। तो एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि अभी तक हमने 2D स्ट्रेस स्टेट के बारे में बात की थी। नेक्स्ट पार्ट से हम देखेंगे कि 3D स्ट्रेस स्टेट क्या होती है और 3D स्ट्रेस स्टेट में कौन से इन्वेरिएंट्स मिलते हैं, मोर सर्कल क्या हो सकते हैं, और इसको और अच्छी तरीके से जानेंगे अगले भाग से। अभी मैं यहाँ पे रुकता हूँ। ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करिए और कुछ डाउट्स आते हैं तो हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।